नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो वन लाइनर फॉर्मेट में हम हिस्ट्री और पॉलिटी के अंतर्गत हमने दो सीरीज चला रखी हैं। तो हम अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हमने हिस्ट्री में देखा था इससे पहले कि मुग़ल काल कैसे भारत में प्रारंभ होता है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है। तो हमने सबसे पहले देखा था बाबर को, और बाबर के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी। और उसके बाद हमने हुमायूं और शेर शाह सूरी का शासनकाल देखा। तो आप हमारे इस वीडियो से पूर्व उन दोनों वीडियो को भी देखें। हमारे चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो इसमें हमने अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 के बीच रहता है। और जो भी इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं और उनकी आने की संभावना होती है, उन संपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था जो 15 अक्टूबर 1542 में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कब हुआ था? 1556 में। अकबर किस उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो अकबर है वह किस उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो वह बैठा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। कौन सी उपाधि थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? तो मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक था अकबर को ही अनपढ़ शासक कहा गया है। नेक्स्ट है, गद्दी पर बैठते के साथ ही अकबर द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा लड़ा गया? तो वह था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो अकबर के द्वारा लड़ा गया। और बात करें कब लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। कब लड़ा गया था? जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का, वो अकबर के द्वारा लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1556 में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी होता है? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था उसमें अकबर विजयी होता है। कौन होता है? अकबर विजयी होता है। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में अकबर द्वारा किसकी सहायता से विजय हासिल की गई? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था उसमें जीता कौन था? अकबर था। लेकिन अकबर की जीत का कारण क्या था? तो अकबर की जीत का जो कारण था वह था बैरम खां की सहायता। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। उसकी सहायता से ही पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता। नेक्स्ट है, बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की गई? तो बैरम खां की हत्या मुबारक खां के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? मुबारक खां के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत शासकों से बनाए गए? तो जो अकबर था उसके द्वारा सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए गए थे वह कौन से राजपूतों से बनाए गए? तो कछवाहों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? कछवाहों से बनाए गए थे। राजपूताना राज्य कौन सा जिसने वह राजपूताना राज्य कौन सा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ था जो जिसने अपने आप ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अकबर के शासनकाल में वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे। जो एक था दास प्रथा का अंत। तो अकबर के शासनकाल में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो हुआ था 1562 में। कब हुआ था? 1562 में। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की गई थी। क्या की गई थी? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की गई थी। वहीं जजिया कर की समाप्ति भी अकबर के शासनकाल में की गई थी। कब की गई थी? 1564 में। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा कर 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई थी। कब की गई थी? 1571 में। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब किया गया? तो जो राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1571 में।
इबादत खाना की स्थापना कब हुई? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा, तो मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में। कभी गई थी? 1579 में। दीन इलाही की घोषणा, तो अकबर द्वारा एक दीन इलाही धर्म चलाया गया था जिसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 1582 में। इलाही संबंध, जो एक इलाही संबंध था उसकी घोषणा कभी की गई थी 1583 में। दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। रिपीट करके वीडियो को 2 से 3 बार देखें और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था 18 जून 1576 में। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो किस के मध्य हुआ था? होता महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी युद्ध में कौन जीता? तो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जीता कौन? अकबर। हल्दी घाटी युद्ध का अकबर का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो अकबर का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था राजा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था? महाराणा राणा जो राजा थे वहाँ के, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। किस मुगल शासक को निरंकुश शासक कहा जाता है? जो निरंकुश शासक कहा जाता है वह मुगल शासक कौन था? तो वह मुगल शासक थे अकबर, जिसे निरंकुश शासक कहा जाता है। अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र के दर्शन कब किए? तो अकबर के द्वारा सर्वप्रथम समुद्र के जो दर्शन किए गए थे गुजरात विजय के दौरान किए गए थे। कब किए गए थे? गुजरात विजय के दौरान। अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से कब मिला? तो अकबर पुर्तगालियों से सर्वप्रथम जब मिला तो वह गुजरात विजय के समय मिला। कब मिला? गुजरात विजय के समय। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई? तो अकबर द्वारा अपनाई गई जो मनसबदारी व्यवस्था है मंगोलियों से ग्रहण की। कहाँ से की गई थी? मंगोलिया से। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? जो दुर्गावती शासिका थी वह कहाँ की थी? तो ये गोंडवाना की थी। कहाँ की थी? गोंडवाना की। अकबर के शासनकाल में सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था? जो अकबर का शासनकाल था उस समय सेना का प्रमुख था वो कौन होता था या क्या कहते थे? तो मीर बख्शी कहते थे। क्या कहते थे? मीर बख्शी। ये अक्सर आता है प्रश्नों में, मीर बख्शी। राष्ट्र प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासन में प्रचलित थी? जो जब्ती प्रणाली थी वह किसके शासन में प्रचलित थी? तो वह अकबर के शासन में ही प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली थी? जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के समकालीन जो सूफी संत थे वह कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है? तो वह था अकबर के शासनकाल। किसका शासनकाल था? अकबर का। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। नेक्स्ट है, अकबर के प्रशासन में पेटीकोट शासन की समयावधि क्या थी? तो अकबर के प्रशासन में पेटीकोट शासन की समयावधि थी 1560 से 1562। क्या थी? 1560 से 1562। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद, दशवंत और वसावन। कौन थे? अब्दुल समद, दशवंत और वसावन। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया? तो अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था दीन इलाही। कौन सा धर्म चलाया गया था? दीन इलाही। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वह प्रथम और अंतिम हिंदू कहें तो वह था बीरबल। कौन था? बीरबल के द्वारा दीन इलाही धर्म स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे? तो अकबर द्वारा कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे? तो वह थे नगाड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? नगाड़ा। 1561 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अकबर ने अपने पहले सैन्य अभियान में किसको पराजित किया? तो जो पहले सैन्य अभियान में उन्होंने पराजित किया था वह मालवा के शासक बाज बहादुर को। किसको किया था? मालवा के शासक बाज बहादुर को। अकबर के शासनकाल में बाल विवाह रोकने हेतु अकबर ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो एक ही थी तुरबेग की। किसकी? अकबर के शासनकाल में उन्होंने बाल विवाह को रोकने हेतु तुरबेग अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसकी की थी? तुरबेग अधिकारी की। नेक्स्ट है, अकबर ने किस नीति के फलस्वरूप तीर्थ यात्रा कर की तथा जजिया कर समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सी नीति थी जिसके फलस्वरूप अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? तो वह थी राजपूत नीति के तहत। धार्मिक परिचर्चा हेतु अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कहाँ पर की गई?
धार्मिक परिचर्चा हेतु अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी फतेहपुर सीकरी में। कब की गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि कैसे दी गई? अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरि विजय सूरी को। किसको दी गई थी? हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट है, आईन अकबरी के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों के द्वारा दीन इलाही धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया? तो ये कितने थे? 8 थे, 18 थे, सॉरी 18 किसके अनुसार थे? ये आईन अकबरी के अनुसार 18 व्यक्तियों द्वारा दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया गया था। दीन इलाही धर्म की सदस्य ग्रहण करने हेतु कौन सा दिन निश्चित किया गया था? तो ये जो दीन इलाही धर्म था उसको ग्रहण करने के लिए एक निश्चित दिन तय किया गया था। वह दिन कौन सा था? तो वह था रविवार का दिन। कौन सा था? रविवार का दिन। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति किस पर आधारित थी? अदालत गलत है, किस पर आधारित थी? तो वह जो प्रणाली थी वह कौन सी थी? राजनीतिक, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। किस पर थी? राजनीतिक, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए विभिन्न स्थापत्य कर आकृतियाँ। तो अकबर के द्वारा विभिन्न क्या बोलते हैं स्थापत्य आकृतियाँ बनवाई गई जिनकी चर्चा करते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हुमायूं का जो मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो आगरा का किला की बात करें तो किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। उसकी बात करें इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया। जैसे हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया। ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि शीश महल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना और जोधाबाई का महल इत्यादि अकबर ने महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण कराया। जैसे देखें कि हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और फतेहपुर सीकरी में शीश महल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, जोधाबाई का महल इत्यादि। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल से मानी जाती है? तो चार बाग बनाने की जो परंपरा है वह अकबर के शासनकाल से ही मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाई गई वह कौन सी इमारत है जिसका नक्शा बौद्ध विहार जैसा था? तो वह कौन सी इमारत थी जिसका नक्शा बौद्ध विहार था जैसा था? तो वह है पंचमहल। कौन था? पंचमहल। अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया गया? तो अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था 1602 में। कब बनवाया गया था? 1602 में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण नवरत्न, तो वे कौन कौन से नवरत्न थे जिनकी चर्चा करते हैं? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह आदि अन्य इनके दरबार में कुछ नवरत्न थे। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लें। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अकबरनामा कुल कितने भागों में विभाजित था? तो अकबरनामा 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। अकबरनामा के किस भाग को आईन अकबरी कहा गया? तो अकबरनामा के भाग 3 को आईन अकबरी कहा गया है। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल की हत्या की बात करें तो वह शहजादा सलीम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शहजादा सलीम के द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, फैजी कौन था? तो ये फैजी अबुल फजल का भाई था जो नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट है कि फैजी अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन था? तो फैजी जो था राजकवि के पद पर आसीन था। किसके पद पर आसीन था? राजकवि के पद पर। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह फैजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? फैजी के द्वारा। नेक्स्ट है, गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो गीता का जो फारसी में अनुवाद था वह फैजी के द्वारा ही किया गया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वह तानसेन था। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं तो आप वीडियो को या तो पॉज करके देखें या फिर 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको
याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। कौन था? रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के आने से पूर्व जो तानसेन था किसके दरबार में था? वह था रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। किसके दरबार में था? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था तानसेन। तानसेन के समय कौन सी गायन शैली का विकास हुआ था? तो तानसेन के समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। किसका हुआ था? ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अकबर द्वारा तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो अकबर द्वारा तानसेन को कंठाभरण विलास की कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको? तानसेन को। बीरबल कौन था? तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। क्या था? बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक महत्वपूर्ण नवरत्न था जिसका बचपन का नाम महेशदास था। अकबर द्वारा बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वारा बीरबल को कविराज या राजा की उपाधि दी गई थी। राजा या कविराज की उपाधि दी गई थी बीरबल को। 1583 में अकबर द्वारा बीरबल को किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया? तो अकबर द्वारा 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। किसका बनाया गया था? न्याय विभाग का। बीरबल की मृत्यु कब हुई थी? तो बीरबल की मृत्यु हुई थी 1586 में। कब हुई थी? 1586 में। नेक्स्ट है वह कौन सा राजकवि था जो अकबर के दरबार में आने से पूर्व शेरशाह सूरी के दरबार में था? तो टोडरमल जो था अकबर के दरबार में आने से पूर्व शेरशाह सूरी के दरबार में था। नेक्स्ट है टोडरमल द्वारा कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करवाया गया था? तो टोडरमल द्वारा दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करवाया गया था। कौन सी व्यवस्था थी वह? दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था। मुगल दरबार में टोडरमल किस पद पर आसीन थे? तो मुगल दरबार में टोडरमल जो थे दीवाने अशरफ पद पर आसीन थे। किस पद पे थे? दीवाने अशरफ। नवरत्नों में से वह कौन से कवि थे जिसे मुल्ला दो प्याजा के नाम से जाना जाता था? तो मुल्ला दो प्याजा के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये थे राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह को अकबर के नवरत्नों में क्यों शामिल किया गया? तो राजा मानसिंह को अकबर के नवरत्नों में शामिल करने का जो महत्वपूर्ण कारण था, एक तो था उनकी बुद्धिमानिता तथा दूसरी वाक्पटुता। ये तो महत्वपूर्ण कारण थे। बुद्धिमानिता और वाक्पटुता के कारण उन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे बैरम खां के पुत्र। कौन थे? बैरम खां के पुत्र थे। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खां का भरण पोषण क्या लिखा? भाषण कृष्णपाल गुर्जर किसके द्वारा किया गया? तो ये मिस टाइपिंग हुई है दोस्तों। इसका जो ये है टाइपिंग में है कि अब्दुल रहीम खान का जो है पालन पोषण है वह किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अब्दुल रहीम खान का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वह किया गया था अब्दुल रहीम खान के द्वारा ही बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु की बात करें तो हुई थी 16 अक्टूबर 1605 में। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 में। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट के तहत अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। तो हम दोस्तों आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो मुगल काल से अकबर के बाद हम जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए थैंक यू।